Hello friends, welcome and welcome again to our and your channel and study channel Meet to Connect. So friends, जैसे कि हम लोग अपनी क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं और आज मैंने कुछ स्पेशल आया था जो कि फिगर था, तो उसको मैंने पहले से बना लिया था इसलिए कि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमने पढ़ा था लाल दानव तारा और तारे का जो निर्माण होता है, तो उसमें दो चीज़ बहुत सारी जो मतलब कि सोचने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली थी, तो मैं उसको फिगर के द्वारा समझाने के लिए इसको लेके आया हूँ। और यहाँ पे देखिए जो हमारे जो स्टैंडर्ड नेबुला होते हैं, स्टैंडर्ड मतलब स्टार्टिंग की, जहाँ से हमारी निहारिका परिकल्पना शुरू होती है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जब, तो वो दो पार्ट में जाती है। एक जो एकदम नया तारा बनता है स्टार्टिंग वाला, और दूसरा दूसरा वो जो तारा बनने के बाद फिर से दूसरा तारा बनता है। एक नया तारे का निर्माण और एक तारे की मृत्यु के बाद फिर से निर्माण। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम यही दोनों चीज देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ी अपने प्लैनेट्स और अपने यूनिवर्स की एक पिक्चर बनाएंगे, एक पिक्चर क्रिएट करेंगे। तो आज मेरी क्लास दो पार्ट में रहेगी, जो कि मैं एक ही में मर्ज करके अपलोड करूंगा, लेकिन बीच में क्लास को कट करके फिर से मैं फिगर बनाऊंगा, उसके बाद फिर से इसमें ऐड करके तब आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब तारा स्टार्ट होता है, छोटे छोटे कण अंदर जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से संकुचित होते हैं, बाहर जाते हैं। जब हाइड्रोजन जो ईंधन रहता है वो समाप्त होता है, तो जो आपकी नाभिकीय भट्टी है, जब वो उसमें जो प्रोसेसर लगातार चलता रहता है, तो जब अपना हाइड्रोजन गैस वो जब समाप्त होने की स्थिति पे आ जाता है और जब वो बाहर फैलने लगता है और हीलियम संकुचित होने लगता है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक जो एवरेज तारा है, ये एवरेज तारा जब ये हाइड्रोजन अपना पूरा छोड़ देगा तो सिर्फ हीलियम गैस बचेगी। तो हीलियम से ये एवरेज तारे का निर्माण होगा। ठीक है, ये एक एवरेज तारा बनेगा। एवरेज तारा फिर से बड़ा होगा, फिर से बड़ा होगा, सारी प्रक्रिया चलेगी, संकुचित होगा, संलयन होगा, हाइड्रोजन और हीलियम की लगातार प्रोसेस चलती रहेगी जब तक तारे की एज रहेगी, जब तक तारा सही रहेगा। उसके बाद फिर सेम प्रक्रिया यही होगी, फिर वो तारा बनेगा रेड जाइंट। रेड जाइंट, लाल दानव, ये तारा बनेगा लाल दानव। लाल दानव के बाद फिर आगे आएगा, फिर इसका एक नाम है नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला के बाद फिर ये सीधा से, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ये एवरेज स्टार है, जब ये नया निर्माण हो रहा है, तो लास्ट में जब हाइड्रोजन गैस बाहर चारों तरफ फैल जाएगी, तो जो संकुचित हो के जो मान बचा रहेगा उसके अंदर, तो वो बनेगा बौना तारा, जिसको बोलते हैं व्हाइट डॉट। इसको हिंदी में बोलते हैं वामन ग्रह। ये कई बार हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वामन ग्रह किसको बोलते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है प्लूटो। जो प्लूटो है वो वामन ग्रह की जो मतलब कि इसको व्हाइट डॉट प्लैनेट प्लूटो को बोला जा सकता है कि बौना ग्रह। हालांकि वो ग्रह है, मैं यहाँ पे स्टार्स की बात कर रहा हूँ, ये ग्रह है। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड वाला है, मतलब कि जो सेकंड पार्ट होता है, वो होता है मैसिव स्टार, मतलब एक बड़ा स्टार बनता है। इससे बड़ा, ये एवरेज स्टार का साइज का रहता है, ये इससे बड़ा रहता है, ये मैसिव साइज का रहता है। उसके बाद फिर ये रेड सुपर जायंट बनता है, मतलब महालाल दानव। महालाल दानव ये बनता है सुपर जॉइंट, महालाल दानव। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं सुपर नोवा। ये इस स्टार को, फिर ये स्टार बनता है सुपरनोवा। सुपरनोवा मतलब बड़ा स्टार। जैसे यहाँ पे देखिए प्लैनेटरी नेबुला था, तो यहाँ पे ये है सुपरनोवा स्टार। उसके बाद ये दो पार्ट में फिर आगे जाके डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार होता है ऐसे, और एक होता है ब्लैक होल। जो ब्लैक होल होता है, या इसकी जो पहचान है, वो इतना ज्यादा डार्क होता है कि नॉर्मल आंख से दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। लेकिन जब हम लोग ब्लैक होल का पता करना होता है, तो इसको जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे ये पता किया जाता है कि ब्लैक होल कहाँ है। ब्लैक होल को पता करने के लिए कोई भी, कितनी भी प्रकाशित चीज हो, वो ब्लैक होल को क्रॉस नहीं कर पाएगी। कितनी भी ज्यादा प्रकाशित हो, कितनी भी ज्यादा तेज हाईलाइट हो, लेकिन वो ब्लैक होल को
पार नहीं कर सकती। तो इससे हम लोग ब्लैक होल जो है इसका जो मतलब पता करते हैं कि ब्लैक होल कहाँ है कहाँ नहीं है। व्हाइट डॉर्क ये क्या नाम है, वामन ग्रह, ये तारे का मतलब तारा बनने के बाद, मृत्यु के बाद, सुपर जॉइंट के बाद जो सब छोटा बचता है सबसे लास्ट में, उसको व्हाइट डॉट डॉट बोलते हैं, वामन स्टार या वामन तारा या वामन ग्रह। और इसमें ब्लैक होल है, जहां भी प्रकाश अपनी जो लाइट है उसको क्रॉस न कर पाए, वही होता है ब्लैक होल। और जो ब्लैक होल की परिधि होती है, ब्लैक होल की परिधि, उसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। इसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल की परिधि को बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दैट पार्ट। तो दूसरा फिगर मैंने बना दिया है। तो देखिए, ये हमारा पूरा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम। ठीक है, ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है। देखिए, आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि जो सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं एक मतलब जैसे इतनी सारी गैलेक्सी है, अपने भी गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, तो उसके जो सूर्य हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा, कहीं ना कहीं जाके उनके प्रकाश का अंत होगा, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगा। तो जैसे कि हम लोगों के प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, तो उसके बाद तो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम हुआ होगा, तभी कोई और नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में धूल कण और गैसीय पदार्थ तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका जो प्रकाश है वो खत्म हुआ होगा। तो वहीं पे मतलब कि उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, ये पूरा हम लोगों का सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये शेप कौन सा है ये मुझे नहीं पता है, मैंने बस एक आइडिया के लिए बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्लेनेट है ये है मरकरी। अक्षर छोटे हैं, मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, मतलब कि समझ में आ जाएगा। मैं एक एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ उसके पास, एक एक कॉन्सोनेंट या अल्फाबेट, सिर्फ पहला अक्षर। मरकरी, वीनस, ये हमारी अर्थ, सॉरी ये तो सन है। एक सेकंड, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। सैटर्न में रिंग्स रहते हैं। वैसे जितने भी ये गैसीय पदार्थ हैं उसमें ये रिंग के छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी रिंग के छल्ले की वजह से जो हमारे उपग्रह होते हैं उसकी संख्या सैटर्न और जुपिटर में अक्सर ये न्यूज आती रहती है कि कभी जुपिटर के ज्यादा हुए, कभी सैटर्न के ज्यादा हुए। हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा उपग्रह मतलब चांद हमारे ग्रह सैटर्न के पास है। इसके पहले 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार हमारे जो सौरमंडल के ग्रहों में सबसे ज्यादा जो उपग्रह थे वो जुपिटर के पास थे। तो अभी हाल में सैटर्न के पास है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे सोलर सिस्टम हो गए। ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, मतलब क्षुद्र ग्रह। ये हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये देखिए, क्षुद्र ग्रह कोई अलग से यहाँ पे आया नहीं है, जैसे कि सारे प्लैनेट्स छोटे छोटे धूल कण व गैस से मिल के बने हुए हैं, उसी तरीके से सेम वही तरीका है कि जो हमारे ये एस्टेरॉइड जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ये मान लीजिए कि जब सूर्य मतलब जब प्लैनेट्स बन रहे होंगे, उनका निर्माण हो रहा होगा, तो क्या पता ये किसी प्लैनेट से टकराया हो और टकरा के ये चकनाचूर हो गया हो, क्योंकि ये अपने जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी एरिया है, उसमें ये है। तो इसी की वजह से वो अपना जो उसका जो एक मतलब रास्ता है वो उसी पे सारे जो क्षुद्र ग्रह हैं वो नाचते रहते हैं। क्या पता कोई ऐसा टाइम आए कि ये इकट्ठा हो के एक ग्रह बना दें, लेकिन अभी इसकी कोई भी न साइंटिस्ट न खगोलीय विज्ञान कोई भी इसकी जो गणना है वो नहीं कर रहा है कि अभी कोई प्लेनेट नया बनेगा। तो ये एस्टेरॉइड्स
फिर क्षुद्र ग्रह है, उसके बाद ये हमारी, फिर आप लोग को एक बेल्ट और दिख रही होगी, इसको बोलते हैं, ये सबसे माफ कीजिएगा यहाँ पे, यूरेनस नेपच्यून, इसको बोलते हैं नेपच्यून या नेपच्यूनियन बेल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं नेपच्यूनियन बेल्ट या नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा सूर्य की जो प्रकाश है वो लास्टली नेपच्यून तक, जहां तक हमारा जो लास्ट ग्रह है वहां तक उसका ग्रेविटी एरिया है वो बराबर से था, वहां तक ग्रेविटी अच्छी खासी पकड़ रही थी, तो यहाँ तक पूरे जो प्लैनेट्स थे उसके नेपच्यून के बाद भी एक जो बेल्ट है वो भी अपनी ग्रेविटेशनल जो एरिया है उसका जो उसका ऑर्बिट है उसी पे है। लेकिन उसके बाद जो ये मैंने छोटे छोटे कण बनाए हैं ये अपने सोलर सिस्टम के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, जहां पे ग्रेविटेशनल ना फोर्स पहुंच रहा है ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओर्ट क्लाउड, ओर्ट क्लाउड, ये ORT, ओर्ट क्लाउड, मतलब जो ओर्ट बादल, इसको ओर्ट बादल, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बर्फ की मतलब ये जम गई हैं, ठंडी भी है, बहुत सारी चीजें सही है, मतलब यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें ठंडी हो गई हैं। तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। देखिए अब इसमें हम कुछ ग्रहों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स को हम लोग बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स, मतलब पार्थिव ग्रह। और जो ये है इसको बोलते हैं जोवियंस, जोवियंस ग्रह। ये जोवियंस प्लैनेट, देखिए इसको रॉकी प्लैनेट्स, मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि रॉकी प्लैनेट्स इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, और ऐसा ये क्या हुआ कि यहाँ पे सारे प्लैनेट्स गैस से क्यों बने हैं, यहाँ पे भी जो प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था वो यहाँ पे भी जो मतलब रॉकी या चट्टानों से बन सकती थी। तो देखिए हमारे सूर्य के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपके पास एक ग्लास है, अब आप ग्लास लिए, ग्लास में सबसे पहले आपने डाला एक मुट्ठी रेत, उसके बाद आपने दूसरा चीज डाला एक आधा कप या एक कप पानी, उसके ऊपर आपने डाला तेल, अब उसको आपने खूब मिलाया और मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने उसको 2-3 घंटे या एक आध 2 दिन के लिए रख दिया। तो आप बताइए कि सबसे नीचे क्या रहेगा, आप लोग ये बताइए कि सबसे नीचे क्या रहेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि सबसे नीचे रेत रहेगा, क्योंकि उसका जो मतलब कि जो ग्रेविटेशनल जो ग्लास मतलब अपनी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो उसको खींचेगी नीचे। तो उसी तरह अगर ग्लास को हम सीधा कर रहे हैं तो रेत नीचे जा रही है, अगर उसी ग्लास को एकदम फुल करके कैप लगा के हम बेड़ा कर दें तो क्या चीजें चेंज होंगी, चीजें सेम टू सेम रहेंगी, ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो सन है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी, तो ये जो ये पदार्थ से बने थे मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ और मार्स, तो ये हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो यहाँ रह गए सन के पास। और उसके बाद ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट, ये भी एक प्रकार का ग्रह था, लेकिन ये किसी टक्कर या टकराव से टूट गया है, बिखर गया है, वैज्ञानिकों के बारे में इसके लिए ज्यादा नॉलेज नहीं है। और ये जो ग्रह गैस थी, देखिए हमारे सूर्य में कभी कभी एक तूफान आता है जिसको बोलते हैं चुंबकीय तूफान बोलते हैं, या मतलब चुंबकीय से रिलेटेड एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें सूर्य से निकली हीलियम, जो सूर्य के पास सबसे ज्यादा मात्रा में गैस हीलियम है, उससे से और सूर्य के जो कण रहते हैं वो उधर से जिसको सौर्य पवन बोलते हैं, उधर से एक तूफान आता है जो सूर्य की तरफ से चलता हुआ आता है और सारे प्लैनेट्स के पास जितनी भी बाहर गैसें रहती हैं वो उसको लेके चला जाता है। और धीरे धीरे जब वो मार्स और एस्टेरॉइड्स वाली जो ऑर्बिट है उसको क्रॉस करता है, तो जो हम लोगों के ये जो जुपिटर, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स हैं वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सारी गैसें छीन लेती हैं, क्योंकि जो सन है और जो जुपिटर है वहां से अर्थ और जुपिटर के मुकाबले दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो धीरे धीरे जो हमारे सन की ग्रेविटी कम होती है
तो जुपिटर की ग्रेविटी और सैटर्न जैसी ग्रेविटी उसको खींच लेती है। एक चीज और, हमारे वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि सन कैसे है, ग्रह कैसे है। सबको पहले ये पता था, जो सबसे पहले हम लोगों की ज्योग्राफी थी उसमें सबको ये पता था कि हमारी पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सारी चीजें उसके चक्कर लगा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान का जो बदलाव आया, अपडेट आए, तो उसके बाद जब पता चला तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा सहयोगी प्लेनेट है उसको सैटर्न बोलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने और दूरबीन से मतलब देखा, यूनिवर्स को देखा, तो उनको प्लेनेट सैटर्न दिखा। सैटर्न के ऊपर जो रिंग है, अक्सर ये आप लोग देखेंगे सारी किताबों में और सारे जगह, सैटर्न की ये जो रिंग है, तो इसी से अनुमान ये लगाया गया कि जैसे सैटर्न के चारों तरफ ये रिंग बनी है जो भूतगढ़ और गैस से जो नाचती रहती है, उसी तरह हो सकता है कि सूर्य बीच में हो और हम लोग इस पेटी की तरह, हम लोग का जो ग्रह है वो छोटा छोटा पेटी हो और इसी तरह वो सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो जो हम लोगों ने आज आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है, ना कि सूर्य हम लोगों को चक्कर लगाता है, तो वो उसका सिद्धांत, उसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे अच्छा सैटर्न से समझ सकते हैं। सैटर्न के ऊपर जो लाइट है और रिंग है, वो रिंग एक हिसाब से हम लोगों के सोलर सिस्टम, इसको मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब वन डे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि मिनी सोलर सिस्टम या मिनी सौरमंडल, तो इसको सैटर्न। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि स्टार्स जो दो पार्ट में डिवाइड होते थे, मैसिव स्टार्स, फिर ऊपर जो था वो नॉर्मल स्टार, सुपरनोवा, ब्लैक होल और रेड जाइंट, रेड सुपर जाइंट, ये सब पढ़ा। और उसके बाद सोलर सिस्टम, ये ऑर्ट क्लाउड, जो कि लास्ट जो नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद की जो सारे पदार्थ हैं उसको ऑर्ट क्लाउड या ऑर्ट बादल कहा जाता है। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड्स मतलब क्षुद्र ग्रह, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हमारा सौरमंडल है। तो आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और हर वीडियो में, इस वीडियो में भी मेरी बस एक ही अपील और एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती आप लोग बताएं और गलती में सुधारने की कोशिश करें। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।